Welcome to the 5 in 1 session, that is the current affairs, Pakistan affairs, political science, IR2 and essay. सबसे पहले बताएं कैसे हैं आप लोग और क्या हाल है आप लोगों का और कैसी जा रही है प्रिपरेशन आपकी। जस्ट 1 मंथ रिमेनिंग। ठीक हैं आप लोग। सो बिफोर स्टार्टिंग अवर टॉपिक, आपको पहले सेशन का बता दूं मैं। दिस इज बेसिकली करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स सेशन। मैं आपको कोई पॉलिटिकल साइंस या इंटरनेशनल रिलेशंस या ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन इसके जो टॉपिक्स होते हैं वो करंट अफेयर्स करंट अफेयर्स के टॉपिक्स आपको आईआर में भी काम आते हैं, IR2 में, पॉलिटिकल साइंस 2 में भी और एसए में भी। जैसे फॉर एग्जांपल अभी पीएमएस सिंध हुआ। पीएमएस सिंध का CAPA पेपर कंप्लीटली हमारे लास्ट सेशन से था, कंप्लीटली। ठीक है। इसी तरह से पीएमएस में जो ऐसे आए, दो ऐसे एग्जैक्ट, दैट इज द क्लाइमेट चेंज, और एक और टॉपिक था वो हमारे सेशन से ही था। जो उनको मैंने नोट्स दिए थे वही लिख के आए। मीनिंग दैट CAPA से आपके पास टॉपिक्स आ जाते हैं। मतलब आप ऐसे का पेपर देखें CSS में, 3-4 ऐसे पाकिस्तान के इश्यूज एंड ग्लोबल इश्यूज पे होते ही है। लास्ट ईयर भी है डेमोक्रेसी पे और इसराइल गाजा पे पूछा गया था आपसे। तो ये टॉपिक्स हम कवर करते हैं CAPA में, जो कि आपको हेल्प करते हैं ऐसे राइटिंग में भी। ऑल्सो IR2 तो आपका प्योरली जो है वो CAPA पे बेस्ड है, या पॉलिटिकल साइंस 2 भी। ठीक है। तो आपको वहां पे हेल्प मिल जाती है। बेसिकली 5 सब्जेक्ट्स कवर हो जाते हैं इस एक ही सेशन से। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस सेशन में हम प्री पार्टीशन नहीं कवर करेंगे। पाकिस्तान के करंट इश्यूज पे फोकस करेंगे, ग्लोबल इश्यूज पे फोकस करेंगे, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज पे फोकस करेंगे, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पे हम फोकस करेंगे। और ये सारे टॉपिक्स आपको हेल्प करते हैं डायरेक्टली आपके IR2, पॉलिटिकल साइंस 2 एंड ऐसे राइटिंग में। आल्सो कंटेंट मैं खुद ही देता हूं, आपको कोई मैगजीन बाय करने की नीड नहीं पड़ती या न्यूज़पेपर बाय करने की नीड नहीं पड़ती। आल्सो, और ये जो आजकल फैक्ट बुक आती है ना, ये फैक्ट बुक आ रही है आजकल, अकेडमी में दे रही है। आई डोंट नो व्हाट इज फैक्ट बुक। ठीक है। इसको मैं स्कैम बुक कहता हूँ। ये फैक्ट बुक बाय करने की कोई नीड नहीं होती। हर चीज में ही नोट्स में अप टू डेट आपको दे ही देता हूँ। आपका काम होता है जस्ट जस्ट कंटेंट पढ़ें और राइटिंग पे फोकस करें। आपका काम होता है राइटिंग पे फोकस करें, बस, दैट इज इट। बाकी चीजें प्रोवाइड करना मेरा काम होता है। और सेशन की जो ड्यूरेशन होगी वो होगी 1 फेब तक होगी। मंडे टू थर्सडे क्लास होगी। अब जो मैं बात करने वाला हूँ वो सारे कान खोल के सुने। इस सेशन में जो एवेल्यूशंस होगी ना वो होगी आपकी टाइम बाउंड। टाइम बाउंड मैंने हमेशा बात की है, इवन फरवरी से लेके जब से ये आपका साल स्टार्ट हुआ है। अगर किसी को लिखना नहीं आता ना, बेशक वो स्कॉलर ही क्यों ना हो, उसका CSS PMS क्या, वो तो दूर की बात है, FPSC की या PPSC की डिस्क्रिप्टिव टेस्ट पास नहीं कर सकता, ना कर सकती है। अगर किसी को लिखना नहीं आता, अभी SD और पैरालाज वाले हुए ना, एग्जाम हुए ना, ऐसे लिखा ना आप लोगों ने। अगर लिखना नहीं आता आपसे, ये एग्जाम नहीं होगा पास, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं होंगे पास। विदाउट गुड राइटिंग स्किल्स यू कैन नॉट compete in CSS PMS और अदर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट या SDO पैरालाज वाले। तो इसमें टाइम बाउंड आपकी एवेल्यूशन होगी। मीनिंग डेट मंडे टू थर्सडे आपकी क्लास होगी। बीच में फ्राइडे सैटरडे में आपको दे दूंगा कि उन टॉपिक्स को रिवाइज करें। संडे को 2 घंटे में आपको टेस्ट करनी होगी, असाइनमेंट करनी होगी, 2 घंटे में सॉल्व करनी होगी। ठीक है। 2-3 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, 2 आवर्स में आपने वो असाइनमेंट करनी है। इससे ये होगा कि देखो आपने अल्टीमेटली CSS हो या PMS हो, आपने टाइम बाउंड लिखना है ना। वहां पे तो ये नहीं है CSS FPSC आपको पेपर पकड़ा दे
कि जाओ बेटा घर से पेपर करके आओ, जब दिल करे आपका 2 दिन बाद पेपर सबमिट कर देना। ऐसे तो नहीं होता। 3 घंटे में ही आपने इससे भी करना है, आईआर भी करना है, एसआईएमआर भी करना है, जितने भी पेपर्स हैं 3 आवर्स में आपके होने हैं, चाहे वो सीएसएस हो या पीएमएस हो। इसी तरह से है ना। तो यहाँ से आपकी प्रैक्टिस होती है। ठीक है, यहाँ से आपकी प्रैक्टिस होती है। अभी पीएमएस वालों ने दुआएं दी कि सर आपने ये जो प्रैक्टिस करवाई ये काम आई हमें, ये काम आई हमें, पीएमएस में काम आई। आल्सो इस, देखो ये जो एकेडमी पे आप मॉक्स देते हैं और इस सब एडिशन में दिन रात का फर्क है। ये जो एकेडमी में टिक मार्क लगा के देते हैं सबको पास, सब सारे पास, तो बस न्यूक्लियर बम बन गए आप, बस एफपीएससी के ऊपर गिर जाओ, इस तरह से कोई सीन नहीं होता है यहाँ पे। जो जहां स्टैंड करता है या करती है, मैं उसको मेरा दिखा देता हूँ आपकी प्रिपरेशन इस लेवल पे है। वो फिर आपका काम है, डिसाइड करो कि आपने अपीयर होना है या नहीं होना है। वो आप समझ जाएंगे अपनी स्टैंडिंग पे कहाँ स्टैंड करते हैं आप लोग। ठीक है, ऑनेस्ट व्यू आपको मिल जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल तक है। और ये इससे पता लग जाता है, आपकी प्रिपरेशन से, आपकी असाइनमेंट से पता लग जाता है। तो इस तरह से ये टाइम बाउंड एवेल्यूशन होंगी, फर्स्ट वेब तक इसकी एवेल्यूशन होंगी। और कोई स्टूडेंट फॉर एग्जाम्पल क्लास मिस करता है, फॉर एग्जाम्पल क्लास नहीं ले सकता, टाइम फिजिबल नहीं है, तो रिकॉर्डिंग होती है, हर क्लास की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है, तो आप रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं। समझ आ गया? क्लियर है? सेशन का क्लियर है ना आपको? बताएं मुझे, क्लियर है सबको सेशन के बारे में कि कौन से इसके फीचर हैं? टाइम बाउंड एवेल्यूएशन हैं, टॉपिक्स में आपको दे दूंगा। गॉट इट? ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, द फर्स्ट ओरिएंटेशन क्लास। द फर्स्ट ओरिएंटेशन क्लास। जी चैट ओपन है, चैट ओपन है, ओपन है, चैट ओपन है। आज का टॉपिक है डिबेट ऑन द क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस इन पाकिस्तान। याद रहे, इस पे ऐसे भी आ सकता है, याद रहे, सीएसएस के पेपर में या पीएमएस में आपका करीबी है अब तो, पीएमएस में भी इस पे ऐसे आ सकता है, डिबेट ऑन द क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में ये डिबेट चल रही है कि न्यू प्रोविंसेस बनाए जाएं। 28th अमेंडमेंट जो आएगी ना, 28th अमेंडमेंट, गवर्नमेंट इस पे सोच रही है कि 28th अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस करें, जिसमें जिसमें न्यू प्रोविंसेस को बनाया जाए। अब लेक्चर के एंड में मैं आपसे पूछूंगा कि क्या न्यू प्रोविंसेस बनाने चाहिए या नहीं, ये मैं लेक्चर के एंड में आपसे पूछूंगा, आपका ओपिनियन क्या है इस पे। पहले ये डिबेट हम पढ़ लेते हैं, क्या डिबेट क्या है, दोनों साइड्स के व्यू देखेंगे, डिफरेंट कंट्रीज के मॉडल्स भी देखेंगे, स्पेशली हमारा जो पड़ोस है इंडिया का मॉडल भी देखेंगे, यूएस का मॉडल भी देखेंगे, कनाडा का मॉडल भी देखेंगे। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आप बताएं कि न्यू प्रोविंसेस हमें जरूरत है, नीड है या नहीं है। ठीक है, ये मैं आपसे लास्ट में पूछूंगा आपसे, तब तक ये आप साथ रहें। अभी एसडीओ के पेपर में भी आया था ना जी, बिल्कुल। तो सीएपीए आप देखो, सीएपीए की नेचर ऐसी है कि आपके सीएसएस पीएमएस या दूसरे जो एग्जाम्स होते हैं, अभी बलूचिस्तान में भी हुआ था एग्जाम, तो वहां पे भी सीएपीए से इससे आए थे। यू कैन नॉट एस्केप फ्रॉम सीएपीए। ओके, चल स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 1, आर्टिकल 1, देखिए कोई डिस्टर्ब ना करे, फ्लो में मैं आपको बस, आप सुकून से बैठ के ये सुनिए डिबेट। ठीक है, लास्ट में आपसे मैं क्वेश्चन करूंगा मैं। आर्टिकल 1 कहता है कि पाकिस्तान शैल बी फेडरल रिपब्लिक टू बी नोन एज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। और पावर शेयरिंग होगी। पावर शेयरिंग का मतलब क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स एंड फाइनेंशियल पावर्स, पावर शेयरिंग होगी बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंसेस। अब प्रोविंसेस को फेडरेटिंग यूनिट्स भी कहा जाता है, फेडरेटिंग यूनिट्स, ये टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए। फेडरेटिंग यूनिट्स भी कहा जाता है कि पावर शेयरिंग होगी, वेदर इट्स
एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, इस पे पास पेपर में क्वेश्चन भी आया हुआ है, डिस्कस दी सेंटर प्रोविंस रिलेशंस इन 1956, 1962 एंड 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। पास पेपर में इस पे क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल रिलेशंस क्या हैं 1956, 1962 एंड 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में। पाकिस्तान ने ये फेडरल सिस्टम कहां से इनहेरिट किया? ब्रिटिश से इनहेरिट किया, और आज तक वही प्रैक्टिस हो रहा है। लेकिन जो फेडरलिज्म की ट्रू स्पिरिट है ना, ट्रू स्पिरिट, वो इवॉल्व नहीं हो सकी आज तक, क्योंकि प्रोविंसेस एंड फेडरल गवर्नमेंट के बीच में मिसट्रस्ट है। और किस बात में मिसट्रस्ट है? ओवर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन पे आज भी मिसट्रस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अभी का अगर एग्जाम्पल देखा जाए, केपी गवर्नमेंट एंड फेडरल गवर्नमेंट के बीच के रिलेशंस, केपी गवर्नमेंट कहती है कि हमें फंड्स या प्रोविंस का जो शेयर बनता है वो हमें नहीं दिया जा रहा। पास्ट में जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी 2018 से, तो सिंध गवर्नमेंट ने अक्यूज करती थी पीटीआई की गवर्नमेंट को कि सिंध को अपना शेयर नहीं मिल रहा, क्योंकि पंजाब में भी पीटीआई की गवर्नमेंट थी 2018 में, है ना। ये जो करंट डिबेट है ना, ये जो करंट डिबेट है ऑन द क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस इन पाकिस्तान, इसकी जनरेशन होती है 2010 में, जब 18th अमेंडमेंट के थ्रू एनडब्ल्यूएफपी का नेम चेंज करके केपीके किया गया। उसकी वजह यह है कि ये नेम किसको शो करता है? केपीके किस को शो कर रहा है? एथनिसिटी को। एथनिसिटी को नहीं शो कर रहा, बताया मुझे। एथनिसिटी को नहीं शो कर रहा, एथनिसिटी को शो कर रहा है ना, ऑब्वियस ही बात है। सो जो केपी के नॉन पश्तून पॉपुलेशन है, जैसे हजारा हैं, उन्होंने भी ये डिमांड की कि हमें भी हजारा प्रोविंस चाहिए इथनिक बेसिस पे, हमें भी हजारा प्रोविंसेस दो ना। आपने पश्तून्स को दिया हुआ है, केपी के प्रोविंस बना दिया, तो हजारा को भी आप हजारा प्रोविंसेस दे दे। अब न्यू प्रोविंसेस पर पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज, मीडिया, सोशल एक्टिविस्ट ये डिवाइडेड हैं। ठीक है, ये जो न्यू प्रोविंसेस की डिबेट है ना, इस पे हमारे इंटेलेक्चुअल्स, मीडिया, सोशल एक्टिविस्ट एंड पॉलिटिकल पार्टीज डिवाइडेड हैं। कोई इस डिमांड को सपोर्ट करता है एंड कुछ इसको अपोज करते हैं, कुछ इसको अपोज करते हैं। जो सेक्शन न्यू प्रोविंस क्रिएशन को सपोर्ट करते हैं, दे आर्ग्यू दैट पाकिस्तान की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। ऑब्वियसली बात है, पाकिस्तान की पॉपुलेशन अब किस नंबर पे? 5th नंबर पे पाकिस्तान। पाकिस्तान 5th नंबर पे अब दुनिया में 5th नंबर पे है। अर्बनाइजेशन भी हो रही है, सिटीज की अनप्लैंड ग्रोथ हो रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से। क्लाइमेट चेंज की वजह से अनप्लैंड ग्रोथ हो रही है ना, फ्लड्स आती हैं, तो आप देखा होगा, आपने सिटीज सिटीज के आउटस्कर्ट में देखा होगा कि लोग रहते हैं टेंट बना के। देखा होगा ना आप लोगों ने, जहां से भी आप यहीं बिलोंग करते हैं, चाहे लाहौर से हो या आप फैसलाबाद से हो, चाहे कराची से हो, कहाँ से भी हो आप, तो आपने देखा होगा सिटीज के आउटस्कर्ट में लोग रहते हैं। क्यों? फॉर एग्जाम्पल पंजाब में फ्लड्स आई, ठीक है, तो लोग माइग्रेट करते हैं, इसे हम कहते हैं क्लाइमेट इंड्यूस्ड माइग्रेशन। तो सिटीज की अनप्लैंड ग्रोथ भी हो रही है। सो स्मॉलर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविंसेस बनने चाहिए विथ लोकल रिप्रेजेंटेशन, सपोर्टर्स ये कहते हैं। लेकिन सोसाइटी का जो दूसरा सेगमेंट है वो कहता है कि न्यू प्रोविंस बनने से पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी होगी और नेशनल इंटीग्रेशन पर एडवर्स इंपैक्ट्स होंगे। अपोनेंट्स आर्ग्यू करते हैं कि पाकिस्तान के पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज ही नहीं है कि वो और मजीद प्रोविंसेस बनाए, और पाकिस्तान इज एथनिकली डाइवर्स कंट्री, मतलब हमारी एथनिकली डाइवर्स है ना, सिंध, पंजाब, केपीके, बलूचिस्तान, एथनिकली हम डाइवर्स है ना, दैट इज दी डाइवर्स, यूनिटी इन डाइवर्सिटी जिसे आप कहते हो, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इस पे तो ऐसे भी आया हुआ है। ठीक है, स्क्रीन शेयर कर दूं? स्क्रीन शेयर तो हो रही है, स्क्रीन नजर नहीं आ रही? स्क्रीन नजर नहीं आ रही?
बताएं मुझे सारे। आ रही है ना? अब किस तरह से शेयर करूं आपको, बताएं बताएं। सिनेमा में चला दूं? हाँ, सिनेमा में चला दूं। आ रही है ना नजर? जी। तो किस तरह से शेयर कर दूं, और मतलब। हाँ जी, ठीक है, चलें। अपोनेंट्स कहते हैं, आर्ग्यू करते हैं कि पाकिस्तान के पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज ही नहीं है। ठीक है। अब मैंने आपको कहा ना, डोंट डिस्टर्ब, जस्ट सुनते जाएं और पॉइंट्स नोट करते जाएं। इसके नोट्स मैं वैसे ही दे दूंगा आपको। इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, जैसे कि मैंने कहा कंटेंट में ही देता हूँ। आपको ये मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। यू पे, आप पे करते हो। ठीक है, आप पे करते हो। तो ऑब्वियस सी बात है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम आपको सब चीजें अरेंज करके दे, अनलाइक एकेडमी जो आपको जस्ट लेक्चर दे देते हैं। ये हमारा काम होता है कि आप पे कर रहे हैं तो हम वो चीज आपको दे दें, प्रोवाइड कर दें, ताकि आपका टाइम बच जाए। आपके पास इतना टाइम है भी नहीं अभी कि आप नोट्स बनाएं, है ना? जस्ट नोट करते जाएं, इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, लेक्चर रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा आपको। सो डोंट डिस्टर्ब। अपोनेंट्स का आर्ग्यूमेंट ये है कि पाकिस्तान इज एथनिकली डाइवर्स कंट्री, इसलिए न्यू बाउंड्रीज प्रोविंसेस बनेंगे तो बाउंड्री ड्रा होगी ना। अब सिंध की बाउंड्री भी डिमार्केटेड है, पंजाब की भी डिमार्केटेड है। मुल्क में फ्रैगमेंटेशन होगी, वायलेंस होगा, इथनो नेशनलिज्म, एथनो नेशनलिज्म सुना है आपने? इथनो नेशनलिज्म, नेशनलिज्म इंक्रीज होगी। एंड इथनो नेशनलिज्म इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड इथनिसिटी। ये वर्ड किसी पर्सन या ग्रुप की आइडेंटिटी शो करता है, क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह से भी है कि लोग अपनी इथनिसिटी से ज्यादा लॉयल होते हैं एज कंपेयर टू लॉयलिटी टू द स्टेट। स्टेट से इतना लॉयल नहीं होते, अपनी इथनिसिटी से ज्यादा लॉयल होते हैं। पाकिस्तान में ये सीन हुआ है ना? जिसका एग्जाम्पल क्या है? सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, बंगालीज अपनी इथनिसिटी से लॉयल थे ना, रादर देन लॉयल्टी टू द पाकिस्तान। वो अपनी बंगाली एथनिसिटी से लॉयल थे ना। तो पाकिस्तान में ये पास में ये हुआ है। तो कहते हैं इससे इथनिसिटी फ्यूल होगी अगर हम मोर प्रोविंसेस बनाते हैं, इथनिक बेसिस पे। इथनिक बेसिस पे मोर प्रोविंसेस बनाते हैं। लेकिन अगर हम दुनिया में देखें तो यूएस के पास कितनी स्टेट्स हैं? 50 स्टेट्स हैं ऑलमोस्ट। इंडिया के पास 29, हमारे पड़ोस में है 29 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। और चाइना के पास 34 स्टेट्स हैं। स्टेट्स मतलब प्रोविंसेस। एंड दे आर डूइंग वेल इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली। और इस बेसिस पे ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है, ये प्रेडिक्शन हो रही है कि पाकिस्तान भी इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली अच्छा परफॉर्म करेगा अगर हम एग्जिस्टिंग प्रोविंसेस को डिवाइड करके मजीद न्यू एडिशनल प्रोविंसेस बनाएं। ओके। ये था आपका बैकग्राउंड, डिबेट का बैकग्राउंड। समझ आया? बैकग्राउंड क्लियर है सबको? बैकग्राउंड क्लियर है सबको? 10 मिनट जल्दी। हम्म। ओके, अब आते हैं बैकग्राउंड पे। ये जो डिमांड है ना न्यू प्रोविंसेस की, ये जो डिमांड है न्यू प्रोविंसेस की डिमांड है ना, इसके बैकग्राउंड पे आते हैं। ये कहां से स्टार्ट हुई? जो डिबेट है, कहां से इसकी स्पार्क हुई है? 18th अमेंडमेंट के बाद। इसीलिए 18th अमेंडमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा अपने हर सेशन में 18th अमेंडमेंट पढ़ाता हूं मैं। इवन अगर आप एफपीएससी की जनरल टेस्ट देंगे ना, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, जैसे एडी आईबी है या एडी नेब है या एफआईए है, उनका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है ना, उसमें 18th अमेंडमेंट के बारे में पूछते हैं। अगर आप इंटरव्यू में भी चले जाए ना, इसके बारे में जरूर पूछते हैं, क्योंकि ये एक मोस्ट कम्प्रिहेंसिव अमेंडमेंट है सिंस द एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। और एक मजे की बात ये, यही एक ऐसी अमेंडमेंट है जिसमें पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टीज का कंसेंसस था।
किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की मर्जी से ये पास नहीं हुई, ये सारे पॉलिटिकल पार्टीज की कंसेंसस से पास हुई है। इसीलिए इसीलिए इसको हम एक कंप्रिहेंसिव या कंसेंसस बेस्ड अमेंडमेंट भी कहते हैं। तो इसको हमेशा पढ़ना, मैं हमेशा इस सेशन में भी मैं पढ़ाऊंगा, 18th अमेंडमेंट मैं पढ़ाऊंगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ये पाकिस्तान अफेयर्स में, या इवन इंटरव्यू में भी पूछी जाती है। सो 18th अमेंडमेंट के बाद प्रोविंसेस आर ऑटोनॉमस। प्रोविंसेस के पास काफी ऑटोनॉमी है, चाहे वो पॉलिटिकल ऑटोनॉमी हो, चाहे वो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी हो, या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी हो, प्रोविंसेस के पास ऑटोनॉमी है। इतने तो फेडरल गवर्नमेंट के पास अब पावर नहीं है जितने प्रोविंसेस के पास पावर है। मैं हमेशा कहता हूँ सीएम पंजाब इज मोर पावरफुल देन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, या अमीर। सीएम पंजाब के पास जितना पैसा है ना, उतना प्राइम मिनिस्टर के पास भी पैसा नहीं है। बजट जो होती है बेसिकली, क्योंकि पंजाब लार्जेस्ट प्रोविंस है आपका, पॉपुलेशन बेस्ड। ठीक है, जो एनएफसी अवार्ड की डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो पॉपुलेशन बेस्ड पे होती है। ठीक है, लेकिन फिर भी प्रोविंसेस और सेंटर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है ओवर एनएफसी, ओवर एनएफसी। अब इस बात को ध्यान से सुने कि कॉन्फ्लिक्ट है क्या, कॉन्फ्लिक्ट है क्या, मसला कहां पे है। हर गवर्नमेंट आती है, जो प्रोविंसेस होते हैं वो डिमांड करते हैं हमें ऐसा नहीं मिल रहा, हमें पंजाब हमारा शेयर लेके जा रहा है। असल में मसला क्या है, देखो, टोटल जो नेशनल रेवेन्यू है, टोटल नेशनल रेवेन्यू, उसमें से 42.5%, 42.5% फेडरल गवर्नमेंट के पास आता है। ओके, 57.5% प्रोविंसेस के पास जाता है। ओके, अब ये जो 57.5% है, फॉर एग्जाम्पल एक रफ एस्टिमेट लगाते हैं, ये बनते हैं कोई, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एक्यूरेट फिगर नहीं है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 4 ट्रिलियन रुपीज बनते हैं फॉर एग्जाम्पल। अब इस 4 ट्रिलियन रुपीज से, 4 ट्रिलियन रुपीज से डिवीजन किस तरह से है। पंजाब का शेयर बनेगा 51.7%। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन। सिंध का शेयर बनेगा 24.5%, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोविंस है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। थर्ड बनता है केपी का 14.6%, बलूचिस्तान का बनता है 9%। ठीक है, क्योंकि पंजाब का शेयर इसलिए ज्यादा है बिकॉज ऑफ इट्स पॉपुलेशन। इसीलिए पंजाब पे क्रिटिसिज्म होती है कि पंजाब इज एक्सप्लॉइटिंग अदर प्रोविंसेस। वो 51% शेयर ले रहा है। ये बात समझ आ रही है आपको कि टोटल जो नेशनल रेवेन्यू है 42.5% फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा है। 57.5% टोटल जो है आपका नेशनल रेवेन्यू जो बच जाता है प्रोविंसेस का जो हिस्सा है, उसमें से 51.7% पंजाब का है, 24.5% सिंध का है, 14% केपी का है, 9% बलूचिस्तान का है। तो दैट इज वाई पंजाब के ऊपर क्रिटिसिज्म होती है कि पंजाब जो है वो दूसरे प्रोविंसेस के शेयर को एक्सप्लॉइट करता है। फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल भी देता हूं मैं। नेशनल रेवेन्यू जनरेशन में किस सिटी की सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, किसी को पता है? नेशनल रेवेन्यू जनरेशन में किस सिटी की सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, किसी को पता है? किस सिटी को हम फाइनेंशियल हब कहते हैं पाकिस्तान का? दैट इज कराची। और कराची किस प्रोविंस में आता है? सिंध में। तो सिंध गवर्नमेंट डिमांड करती है कि क्योंकि सिंध का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है नेशनल रेवेन्यू में, तो सिंध का शेयर ज्यादा होना चाहिए। देखें, कराची कराची की कंट्रीब्यूशन ज्यादा है ना, तो कराची सिंध में आता है। तो सिंध गवर्नमेंट कहती है कि क्योंकि कराची या सिंध का शेयर ज्यादा है नेशनल रेवेन्यू में, तो सिंध का शेयर ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, अब पाकिस्तान में टोटल है 4 प्रोविंसेस हैं, 2 ऑटोनॉमस टेरिटरीज हैं। कौन सी 2 ऑटोनॉमस टेरिटरीज हैं बताएं जरा, आपकी भी मैं जीके चेक कर लूं। कौन सी 2 ऑटोनॉमस टेरिटरीज हैं बताएं, कौन सी 2 ऑटोनॉमस टेरिटरीज हैं? जीबीएन, वेरी गुड, वेरी गुड।
वेरी गुड जी। कश्मीर एंड आजाद कश्मीर जिसे आप कहते हैं, गिलगित एंड बल्तिस्तान, और वन कैपिटल है। न्यू प्रोविंसेस की डिमांड पर काफी इंटेलेक्चुअल्स ने रिसर्च आर्टिकल्स भी लिखे हैं, रिसर्च आर्टिकल्स भी लिखे हैं, और प्रेजेंट प्रेजेंट एंड सक्सेसिव गवर्नमेंट्स को पॉलिसीज भी एडवाइस की हैं ऑन न्यू प्रोविंसेस। लेकिन काफी इंटेलेक्चुअल्स ने ये भी गवर्नमेंट को कहा है कि लैंग्वेज लैंग्वेज ये काम की बात है, लैंग्वेज एंड एथनिक बेसिस पर प्रोविंस नहीं बनाने चाहिए, लैंग्वेज एंड एथनिक बेसिस पर प्रोविंसेस नहीं बनाने चाहिए। और वो हिस्ट्री का एग्जाम्पल कोट करते हैं। पाकिस्तान स्टडीज में आपने पढ़ा होगा कि प्रोविंस ऑफ बंगाल वाज डिवाइडेड इन 1905 बाय लॉर्ड कर्जन, जिसमें ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल बनाया गया था। एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पर बंगाल की डिवीजन हुई थी। पढ़ा है आपने पाकिस्तान ऑफ स्टडीज में, बताए पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 बाय लॉर्ड कर्जन ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे बंगाल को डिवाइड किया गया था, ना कि इथनिक बेसिस पे, ना कि रिलीजियस बेसिस पे 1905 में। और बाद में ये अनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल भी हुई थी, जिसके बाद मुस्लिम लीग का जो कोर्स था, ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन, वो भी चेंज हुआ था। जी वही बता रहा था मैं, 1911 में अनलमेंट भी हुआ था। तो इंटेलेक्चुअल्स ये हिस्टोरिकल एग्जाम्पल भी कोट करते हैं कि देखिए, एथनिक बेसिस पे डिवीजन नहीं होनी चाहिए, या एथनिक बेसिस पे प्रोविंसेस नहीं बनने चाहिए, रादर देन एडमिनिस्ट्रेशन बेसिस पे बनने चाहिए। और ये वायबल ऑप्शन है, वायबल ऑप्शन है। रिसर्चर्स एंड इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं किसी पॉपुलर डिमांड या एथनिसिटी की बेसिस पर न्यू प्रोविंसेस नहीं बनने चाहिए, बट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड गवर्नेंस की बेसिस पर न्यू फेडरेटिंग यूनिट्स होनी चाहिए। जब मैं टर्म फेडरेटिंग यूनिट्स कह रहा हूं, फेडरेटिंग यूनिट्स मीनिंग में प्रोविंसेस की बात कर रहा हूं। फेडरेटिंग यूनिट्स को प्रोविंसेस ही कहा जाता है या स्टेट्स कहा जाता है, ठीक है। इंडिया में स्टेट्स कहा जाता है उनको, ठीक है, इंडिया में उनको स्टेट्स कहते हैं, हम इनको प्रोविंसेस कहते हैं। तो क्लियरिटी होनी चाहिए, फेडरेटिंग यूनिट्स को हम प्रोविंसेस ही कहते हैं। पाकिस्तान में डाइवर्स पॉपुलेशन है, इंडिया की तरह ही इंडिया में भी डाइवर्सिटी है ना, इंडिया में होमोजीनियस पॉपुलेशन नहीं है, डाइवर्सिटी है वहां पे, वहां पे तो ज्यादा डाइवर्सिटी है, ठीक है। लेकिन इंडिया ने फिर भी सक्सेसफुली न्यू प्रोविंसेस बना लिए और कोई मेजर कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं हुआ। So Pakistan should learn from Indian model. Pakistan should learn from Indian model. जनवरी 2013 में एक कमीशन बनाई गई थी पाकिस्तान में ऑन न्यू प्रोविंसेस, which was led by सेनेटर फरहतुल्लाह बाबर। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, ठीक है, कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, लेकिन आगे उसका कुछ नहीं हुआ। क्यों? वाई? क्योंकि पंजाब असेंबली ने उसे अप्रूव ही नहीं किया, पंजाब असेंबली ने उसे अप्रूव नहीं किया। अब यहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल डायलेमा है, इस चीज को समझो, कॉन्स्टिट्यूशनल डायलेमा है। आर्टिकल 239 कहता है कि फेडरल गवर्नमेंट किसी भी प्रोविंस का स्टेटस चेंज नहीं कर सकती, सबसे पहले उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए, ठीक है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पहले भी उस प्रोविंस की प्रोविंशियल असेंबली का अप्रूवल जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, पंजाब में साउथ पंजाब को हमने प्रोविंस बनाना है, तो जब तक पंजाब असेंबली अप्रूवल ना दे तब तक फेडरल गवर्नमेंट लॉ चेंजेस नहीं कर सकती पंजाब में। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 239 यही कहता है। तो इसीलिए जो फरहतुल्लाह बाबर ने रिपोर्ट सबमिट की, वो आगे उसका कुछ नहीं बना, क्योंकि पंजाब असेंबली ने उसे अप्रूव ही नहीं किया। ये बात ध्यान से नोट करें कि फेडरल गवर्नमेंट किसी भी प्रोविंस के लिए
लॉस नहीं बना सकती या उसका स्टेटस चेंज नहीं कर सकती जब तक उस प्रोविंस की असेंबली अप्रूवल ना दे। आल्सो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए you need 2/3 majority in both houses, that is the upper house senate and lower house national assembly। ओके, ये समझ आया आपको? ये जो मैंने आपको बात बताई, काफी सारी चीजें आपको इंटरव्यू में भी काम आती हैं। ये जो मैं आपको वर्बली जो बता रहा हूँ, काफी सारी चीजें इंटरव्यू में भी काम आती हैं आपको। ये नॉलेज आपको होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। आल्सो ऐसे राइटिंग में भी आप कहीं पे ये आर्ग्यूमेंट कोड कर सकते हैं, आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि गप्पे नहीं लगाने आपने, आपके पास सॉलिड आर्ग्यूमेंट होना चाहिए। ओके। अब आते हैं डिमांड्स। कौन से रीजन डिमांड करते हैं प्रोविंसेस की? सबसे पहले है डिमांड ऑफ हजारा प्रोविंस फ्रॉम केपीके। जब 18th अमेंडमेंट के थ्रू एनडब्ल्यूएफपी का नेम चेंज करके केपीके रखा गया तो हजारा डिवीजन में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए एंड हजारा कम्युनिटी भी हजारा प्रोविंस की डिमांड करने लगी कि हजारा प्रोविंस होना चाहिए जी। पंजाब असेंबली की का अप्रूवल सर्विस रिक्वायर्ड है, या चाहे चले सिंध है, सिंध में कोई प्रोविंशियल चेंजेस लानी है मेजर, तो सिंध असेंबली का अप्रूवल नेसेसरी है। या इवन पंजाब इसमें बलूचिस्तान में चेंजेस लानी है, बलूचिस्तान असेंबली प्रोविंशियल असेंबली का अप्रूवल मैंडेटरी है। ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। ठीक है। अब हजारा कम्युनिटी भी डिमांड करती है कि हजारा प्रोविंस होना चाहिए। हजारा डिवीजन में अगर देखा जाए 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, हरिपुर, एबटाबाद, मानसरा एंड सो ऑन। हजारा कम्युनिटी का ये क्लेम है कि अगर हजारा को प्रोविंस बनाया गया, इट विल प्रोग्रेस इकोनॉमिकली, बिकॉज हजारा रीजन में मिनरल्स भी हैं और नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं। जो केपी वाले होंगे उनको पता होगा इसके बारे में। ठीक है, हजारा रीजन में मिनरल्स भी हैं, नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं। आल्सो टूरिज्म इंडस्ट्री भी डेवलप करेगी, और अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स लाइक कानपुर डैम प्रोजेक्ट है वो बनता है तो उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। ये हजारा कम्युनिटी की क्लेम है और डिमांड है। ठीक है, कि हमें भी प्रोविंस का स्टेटस दिया जाए। ये जो 6 इसके डिस्ट्रिक्ट हैं, प्रोविंस का स्टेटस दिया जाए। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल मरियम। अब इंटरेस्टिंग केस है साउथ पंजाब का। ठीक है, इंटरेस्टिंग केस है साउथ पंजाब का। पीएमएस वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पीएमएस पंजाब है उनके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साउथ पंजाब का जो केस है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब साउथ पंजाब का जो केस है वो प्रेजेंट होता है किसी इथनिक बेसिस पे नहीं, बल्कि सोशो इकोनॉमिक ग्राउंड्स पे और एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे। इथनिक बेसिस पे इसका केस नहीं है, इसका केस प्योरली सोशो इकोनॉमिक ग्राउंड्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे है। और ये अच्छी बात है कि न्यू प्रोविंस की डिमांड साउथ पंजाब पे हो रही है, ना कि सराइकी प्रोविंस पे। सराइकी प्रोविंस इस पे नहीं हो रही, साउथ पंजाब पे हो रही है। अब इशू क्या है? इशू ये है, फॉर एग्जाम्पल पिलडेट का नाम सुना है आपने? इसका नाम सुना है आपने? पिलडेट की रिपोर्ट आती है, सुना है ना नाम इसका? पिलडेट का नाम सुना है? पिलडेट रिपोर्ट कहती है या पिलडेट की एक रिपोर्ट आई थी, इसकी पूरी डिस्कशन हुई थी। वो रिपोर्ट कहती है कि साउथ पंजाब कंप्राइजेस, फैक्ट्स पे बात करेंगे हम, फैक्ट्स पे, 48.5% ऑफ टोटल एरिया ऑफ पंजाब एंड 31.5% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ होल प्रोविंस। 40
8.5% total area and 31.5% of the population of whole province. साउथ पंजाब में 3 डिवीजन है और 11 डिस्ट्रिक्ट है। साउथ पंजाब में 3 डिवीजन एंड 11 डिस्ट्रिक्ट है। जो साउथ पंजाब को फंड्स अलोकेट होते हैं थ्रू एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो 17% से इंक्रीज करके 29% तक 2010 में किए गए। जो एनुअल डेवलपमेंट के थ्रू उसको फंड मिलता है वो इंक्रीज किया गया फ्रॉम 17% टू 29% इन 2010। लेकिन जो सोशल इंडिकेटर्स है ना, सोशल इंडिकेटर्स में क्या आते हैं? सोशल इंडिकेटर्स में आते हैं जैसे फॉर एग्जांपल हेल्थ है, एजुकेशन है, ठीक है, लेबर है एंड एम्प्लॉयमेंट है। वो बहुत पुअर पिक्चर रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल साउथ पंजाब में 43% population live below the poverty line compared to the 27% population in central Punjab. South Punjab में 43% population live below the poverty line compared to the 27% population in central Punjab. तो साउथ पंजाब का की ये डिमांड है कि साउथ पंजाब को प्रोविंस बनाया जाए ताकि जो सोशल इंडिकेटर है ना, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, ये तो बेसिक चीजें, ये इंप्रूव हो, जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो। ये उनकी डिमांड है क्योंकि पॉपुलेशन भी ज्यादा है, एरिया भी ज्यादा है। उसके बाद जो इंटरेस्टिंग केस है वो है बहावलपुर का। आपको पता है बहावलपुर जो है वो प्रोविंस था किसी टाइम में? किसी को पता है हिस्ट्री? बहावलपुर वाज प्रोविंस, ये प्रोविंस था। किस तरह से बताता हूं आपको। एक बात नोट करें, बावलपुर प्रोविंस की डिमांड लैंग्वेज एथनिसिटी या कल्चरल बेसिस पे नहीं है। ठीक है, बावलपुर प्रोविंस की डिमांड लैंग्वेज एथनिसिटी या कल्चरल बेसिस पे नहीं है। Bahawalpur division is the largest division of Punjab. Bahawalpur division is the largest division of Punjab, as it comprises 18,000 square miles और 2023 सेंसस रिपोर्ट कहती है कि बावलपुर की जो पॉपुलेशन है डिवीजन की वो है 13.4 मिलियन, which is around 11% of the total population of Punjab. 13.4 मिलियन डिवीजन की पॉपुलेशन बता रहा हूं मैं आपको, which is the 11% population of the whole Punjab. अब बावलपुर ने पाकिस्तान को कब ज्वाइन किया? अक्टूबर 1947 में, and was given the status of province by an agreement signed in 1951 between the government of Pakistan and ruler of Bahawalpur under the Government of India Act 1935. बावलपुर को प्रोविंस की स्टेटस दी गई। लेकिन उसकी जो प्रोविंशियल स्टेटस है वो एंड होती है जब पाकिस्तान में मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला सुना है आपने? 1 यूनिट अनाउंस किया। 1 यूनिट, जब मोहम्मद अली बोगरा ने 1 यूनिट अनाउंस किया पाकिस्तान में। अब 1 यूनिट आपका एबॉलिश होता है 1970 में बाय यहया खान। ये किसी दोस्त से, मेरे कोलीग से ये इंटरव्यू में पूछा गया था कि व्हाट वाज द पर्पस ऑफ क्रिएशन ऑफ 1 यूनिट इन वेस्ट पाकिस्तान। ये इंटरव्यू में भी पूछा गया था किसी मेरे कोलीग से कि ये जो 1 यूनिट बनाया गया था इसके पीछे क्या पर्पस था और ये कब एंड हुआ और इसके क्या इम्प्लीकेशंस पड़े फेडरेटिंग यूनिट पे। तो मैं वही बात कर रहा हूँ कि जरूरी नहीं कि ये टॉपिक आपको यहाँ पे हेल्प दे, या आपको काफी चीजों पे हेल्प कर दे सकता है।
तो 1 यूनिट जब आपका एबॉलिश होता है 1970 में, बावलपुर की प्रोविंशियल स्टेटस को रिस्टोर नहीं किया गया, वो पंजाब का ही डिवीजन बन गया। यहां तक उसकी प्रोविंशियल स्टेटस खत्म हो गई। ओके। उसके बाद आता है उसके बाद आता है कराची उर्दू स्पीकिंग प्रोविंस फ्रॉम सिंध। कराची के जो उर्दू स्पीकिंग पॉपुलेशन है, प्रिसाइजली प्रिसाइजली एमक्यूएम। अल्ताफ भाई को जानते हैं आप, जो इस तरह से बात करते हैं मेरे, इस तरह से, सॉरी टू से, ऑन लाइटर नोट। अल्ताफ भाई की को जानते हैं आप? सॉरी टू से, कोई अगर एमक्यूएम से है तो मैं माजरत करता हूँ, लेकिन अच्छा आदमी है वो भी। ठीक है। नहीं जानते अल्ताफ भाई को आप, एमक्यूएम को? हाँ जी भाईजान, बिल्कुल। जी जी बिल्कुल। जी शान साहब बिल्कुल सही बोल रहे हैं, तो क्रिएट पे आईटी पे। ओके। लेकिन ये जो डिमांड है ना, किस पे है? लैंग्वेज पे। ठीक है। बस बस ठीक है, बस बस कराची बंद हो गया, आप सुन लो। ये जो डिमांड है वो ये है, लैंग्वेज पे है, विच इज वेरी सेंसिटिव। इससे कराची के एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज तो रिजॉल्व नहीं होगी, उल्टा क्या होगा? एथनिक वायलेंस स्टार्ट हो जाएगा। और ये चीज एथनिक वायलेंस हुआ भी है, कराची हैदराबाद में 90s में हुआ भी है। सिंधी मुहाजिर कॉन्फ्लिक्ट हुआ भी है 1990s में, ये चीज हुई भी है कराची एंड हैदराबाद में। एथनिक वायलेंस हुआ है। ठीक है। मुहाजिर और सिंधी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है 90s में, तो बेनजीर की गवर्नमेंट थी। सो ऑब्वियस ही बात है, फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट विल नेवर गो फॉर दिस ऑप्शन। इस ऑप्शन के लिए कभी जाएंगी ही नहीं, क्योंकि एक तो गवर्नमेंट प्रोविंस पिक्स की है, पीपल्स पार्टी की है। ठीक है। फेडरल में भी वही है, तो ऑब्वियस ही बात है कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है या फेडरल गवर्नमेंट है, इस ऑप्शन के लिए नहीं जाएंगी। लेकिन ये डिमांड है। अब आते हैं, यहां तक क्लियरिटी है आपको? सब बताओ मुझे, सारे बताओ, यहां तक क्लियरिटी है सबको? ऑल ऑफ यू। ऑल ऑफ यू जल्दी से बताओ। अब मॉडल पे पढ़ते हैं, मॉडल्स पढ़ते हैं। 1 यूनिट के बारे में क्या बताऊं? अच्छा जी, अब मॉडल पे पढ़ते हैं, मॉडल्स। इंडियाज पॉलिसी फॉर न्यू प्रोविंसेस। सोशो इकोनॉमिक बेसिस पे है शामी, क्योंकि बावलपुर की पॉपुलेशन ज्यादा है, दैट इज दी 11% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पंजाब। तो इतनी वास्ट पॉपुलेशन को हैंडल करने के लिए मसले होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज होते हैं, इसलिए। ठीक है। शमी समझ गए? जैसे बंगाल की पॉपुलेशन ज्यादा थी 1905 में। ठीक है। तो वहां पे भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन की सिमिलर डिमांड। हाँ जी, बलूचिस्तान के वहां बहुत शरीफ थे, मासूम है। इंडिया की पॉलिसी देखते हैं। 1950 1950 के बाद इंडिया में काफी नेशनलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हो गई, जो लैंग्वेज की बेसिस पर अपने स्टेट्स या प्रोविंसेस की डिमांड कर रही थी 1950 के बाद। तो पीएम नेहरू ने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाई, तो रीऑर्गेनाइज द इंडियन स्टेट्स की जब बात कर रहा हूं तो मतलब प्रोविंसेस। इंडिया में स्टेट सिस्टम में वो प्रोविंसेस को स्टेट कहते हैं। ठीक है। अब बात होगी स्टेट की, मतलब समझ जाना कि मैं प्रोविंसेस की बात कर रहा हूं। देखिए, ये जो न्यू प्रोविंसेस या एडिशनल प्रोविंसेस का जो इशू है ना, ये किससे लिंक है? डायरेक्टली फेडरेशन से लिंक है, फेडरेशन से।
तो सबसे पहले आपको फेडरेशन का मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि प्रोविंसेस को हम क्या कहते हैं, फेडरेटिंग यूनिट्स कहते हैं ना। तो सबसे पहले आपको फेडरेशन का तो मतलब पता हो कि ये फेडरेशन है क्या। प्रोविंसेस को फेडरेशन फेडरेटिंग यूनिट्स कहा जाता है। तो सबसे पहले फेडरलिज्म का तो मतलब पता हो कि ये फेडरलिज्म है क्या। Then we can discuss the prospects and possibilities of new provinces. Diverse, diverse एंड नॉन होमोजीनियस पॉपुलेशन को डील करने के लिए बेस्ट एंड यूनिक सिस्टम जो होता है वो होता है आपका फेडरलिज्म। एंड बहुत सारे डेवलप्ड एंड डेवलपिंग स्टेट्स जैसे यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, पाकिस्तान है और इंडिया है, ये मॉडल प्रैक्टिस करते हैं फेडरलिज्म का। लेकिन एक मजे की बात ये है कि इन सारे कंट्रीज का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो एक दूसरे से डिफरेंट है। हालांकि फेडरलिज्म ही अडॉप्ट की हुई है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट है। अब फेडरलिज्म पर कोई एक स्पेसिफिक थ्योरी नहीं है या उसकी कोई एक स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है। हर स्कॉलर, हर पॉलिटिकल पॉलिटिकल साइंस का हर स्कॉलर एक डिफरेंट व्यू और आइडिया देता है रिगार्डिंग फेडरलिज्म। अब जैसे फॉर एग्जांपल कुछ पॉलिटिकल साइंस के स्कॉलर्स कहते हैं फेडरलिज्म इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन एसोसिएशंस in order to balance and maintain unity in diversity, कि जो डाइवर्सिटी है उसमें यूनिटी हमें बैलेंस करनी है और मैनेज करनी है। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि फेडरलिज्म इज नथिंग बट प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज। सी, स्कॉलर्स के अमंग कोई कंसेंसस नहीं है रिगार्डिंग वन स्पेसिफिक डेफिनेशन ऑफ फेडरलिज्म। लेकिन जो सबसे बेस्ट डेफिनेशन दी है फेडरलिज्म की वो दी है इंडियन पॉलिटिकल साइंस की स्कॉलर है, दैट इज दी रेखा सक्सेना। वो कहती है कि हर कंट्री अपने नीड्स और डिमांड्स के अकॉर्डिंग कोई स्पेसिफिक सिस्टम अडॉप्ट करती है। वो कहती है कि हर कंट्री कौन है, ये किसके क्वेश्चन है। अनलाइक इनफॉर्मल फॉर्मल, आप सुन तो लें पहले, जो मैं आपको बता रहा हूं मैं पहले पहले ये सुन तो लें। जी, वो कहती हैं कि हर कंट्री अपने नीड्स एंड डिमांड्स के अकॉर्डिंग कोई सिस्टम या पर्टिकुलर सिस्टम अडॉप्ट करती है। शी आर्ग्यूज दैट स्टेट की सोशल फैब्रिक, कल्चर, डेमोग्राफिक लोकेशन एंड हिस्ट्री रोल प्ले करती है दैट कंट्री शुड हैव एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंशियल फेडरेशन या प्रेसिडेंशियल सिस्टम होना चाहिए। ये काफी इंटरेस्टिंग बात है कि कैसे दूसरे कंट्रीज और इंडिया ने न्यू प्रोविंसेस की डिमांड को टैकल किया। एंड इंडिया एंड यूएसए के केसेस काफी इंटरेस्टिंग है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मॉडल एक फेडरल गवर्नमेंट स्टेट्स स्टेट्स मतलब प्रोविंसेस की बात हो रही है, इसको हम डिस्कस करते हैं डिटेल में। अब जैसे फॉर एग्जांपल यूएसए है, यूएसए में फेडरलिज्म प्रैक्टिस होती है, इट इज नोन एज दी कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म, कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। और इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है सारे स्टेट्स या प्रोविंसेस मिलकर फेडरल गवर्नमेंट को अपने पावर्स ट्रांसफर करें टू सीक प्रोटेक्शन फ्रॉम फेडरल गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल दी पॉसिबल एक्सटर्नल एग्रेशन। जितने भी एक्सटर्नल एग्रेशन है फॉर एग्जांपल उनसे प्रोटेक्शन के लिए। और दिस होल प्रोसेस इज नोन एज कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। मतलब प्रोविंसेस अपने पावर्स फेडरल गवर्नमेंट को या फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन को असाइन करते हैं, और इसको हम कहते हैं कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म, दैट इज प्रैक्टिस इन यूएसए। इंडिया में क्या होता है, अब इंडिया ने किस तरह से प्रोविंसेस को मैनेज किया है, जो प्रोविंसेस में डाइवर्सिटी है ना, किस तरह से उसने कोई होमोजीनियस मॉडल एस्टेब्लिश नहीं किया। जैसे फॉर एग्जांपल है यहाँ पे स्पेशल स्टेटस ग्रांट की, यहाँ पे डिवीजन की, यहाँ पे उन्होंने रीजनल एटोनॉमी की। सबके लिए एक गोली नहीं, वो जो होता है ना सबका एक एक ही इलाज, एक ही दवाई पेनाडोल, इस तरह से नहीं किया उन्होंने। हर मर्ज का अलग अलग इलाज किया।
हर जो फेडरेटिंग यूनिट है उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली उसको स्टेटस दी गई। ये नहीं कि सबको प्रोविंसेस का स्टेटस दे दिया। ठीक है, इसको हम डिस्कस करते हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं। इंडिया में न्यू प्रोविंसेस की डिमांड होने लगी प्रोविंशियल एटोनॉमी की बेसिस पे, प्रोविंशियल एटोनॉमी की बेसिस पे, रीजनल इम्बैलेंस की बेसिस पे, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी की बेसिस पे, एंड लेक ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अंडर डेवलप्ड रीजन, लेक ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अंडर डेवलप्ड रीजन। फिर इंडिया ने न्यू प्रोविंसेस के इशू को कुछ इस तरह से डील किया, जैसे फॉर एग्जांपल हैदराबाद एंड कर्नाटका को स्पेशल स्टेटस ग्रांट की। वाई? क्योंकि वहां पे सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही थी, वहां पे सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही थी। उनको सप्रेस करने के लिए, उनको सप्रेस करने के लिए स्पेशल स्टेटस ग्रांट की, क्योंकि वहां के लोगों के को ना इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। देखिए, आपको पता है, एक चीज बताऊं आपको, कल भी मैं किसी से डिस्कस कर रहा था कि सिंध में ना, सिंध में एक सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, मूवमेंट थी, दैट इज द जीएसएम, जो कहते हैं सिंध प्रोविंस अलग करें। अब उसके जो मेंबर्स थे ना, वो सारे अनएम्प्लॉयड है, उनके पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज नहीं थी। लेकिन जैसे ही 2010 के बाद उनको जॉब्स मिली, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मिली, सारे सारे जॉब्स में चले गए, ये खुद ही मर गई। तो जब लोगों को इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती ना, वो सेपरेटिस्ट फीलिंग्स आ जाती हैं उनके मन, ये जनरल बात है। तो उसको सप्रेस करने के लिए इंडिया ने कर्नाटका और हैदराबाद को स्पेशल स्टेटस ग्रांट की। इसी तरह से वेस्ट बंगाल में आता है दार्जिलिंग, उसको डिवाइड नहीं किया, उसको इंडिया ने रीजनल एटोनॉमी दे दी बिकॉज ऑफ इट्स सोशो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। इसी तरह से इसी तरह से इसी तरह से एक एरिया है तेलंगाना। ठीक है, अब इसकी भी डिमांड थी कि हमें भी प्रोविंस का स्टेटस दिया जाए। सो इंडिया ने क्या किया, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को डिवाइड करके दो प्रोविंसेस बनाए, एक तेलंगाना और दूसरा आंध्र प्रदेश। This demand was mainly due to the weak socio-economic situation and development grievances of that area. So India ने थ्री डिफरेंट प्रोविंसेस को या थ्री डिफरेंट रीजन्स को थ्री डिफरेंट वेज में डील किया। एक ही गोली नहीं दी सबको कि ये सबके लिए पेनाडॉल है, नहीं। हर रीजन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही उसको डील किया गया है, क्योंकि हर रीजन की अपना एक कल्चर होता है, डाइवर्सिटी होती है, सब पे एक फार्मूला अप्लाई नहीं होता। उसकी डिमांड्स एंड रिक्वायरमेंट्स को देख के ही उसका सोल्यूशन बनता है, एंड दैट इज वेरी गुड अप्रोच, जो कि मैं बिलीव करता हूं मैं पर्सनली। ठीक है, दैट इज वेरी गुड अप्रोच, है ना, कि सबको आप प्रोविंसेस का स्टेटस ना दें, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है वो देखें। ठीक है, मीनिंग होमोजीनियस अप्रोच नहीं रखी सारे रीजन्स के या सारे प्रोविंसेस के, हर रीजन के सोशो इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली एड्रेस किया गया उस प्रोविंस को। पाकिस्तान के पॉलिटिकल केस में पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस एंड फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करते हैं, उनके पास दो और ऑप्शंस भी हैं, दो और ऑप्शंस भी हैं। जैसे यूएस का मॉडल है जो कि मैंने बताया आपको, एक और कनाडा का मॉडल भी है। ठीक है, वो भी अडॉप्ट कर सकते हैं, वो भी अडॉप्ट कर सकते हैं। अब जस्टिफिकेशन क्या है, ये मॉडल समझ आए आपको, ऑल ऑफ यू, मॉडल समझ आए आपको? मॉडल समझ आए आपको कि सबके लिए एक ही फार्मूला नहीं होता, हर प्रोविंस रीजन की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, उसके अकॉर्डिंगली उसकी नीड्स को देख के ही
कोई रेमेडी होती है। समझ रहे हैं? अब आते हैं जस्टिफिकेशन क्या है। जस्टिफिकेशन जो न्यू प्रोविंसेस की डिमांड है उसकी जस्टिफिकेशन क्या है, भाई बड़े मजे की है। यहां पे आपको पाकिस्तान की रियलिटी का भी पता चलेगा। पाकिस्तान में देखिए, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस की वजह से न्यू प्रोविंसेस की नीड है या डिमांड है। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस की वजह से ही न्यू प्रोविंसेस की डिमांड है। क्योंकि पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से जो रीजनल पार्टीज है ना, मतलब प्रोविंसेस में जो रीजनल पार्टीज होती हैं, स्मॉल पार्टी जिसे कहते हैं, उनका इतना बड़ा रोल नहीं होता नेशनल लेवल पॉलिटिक्स में। ठीक है, तो अगर आप पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे तो जो रीजनल पार्टीज हैं वो भी नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट करेंगी। अगर आप इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं तो प्रोविंस की इकोनॉमिक सिचुएशन इंप्रूव होगी और वेल्थ जनरेट होगी। अब मैं जस्टिफिकेशन दे रहा हूं, इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट भी दूंगा मैं, पहले जस्टिफिकेशन पे बात करते हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन से क्या होगा, गुड गवर्नेंस इंश्योर होगी। तो द फर्स्ट जस्टिफिकेशन इज पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए वी नीड एडिशनल प्रोविंसेस। दैट इज द फर्स्ट जस्टिफिकेशन। सेकेंड फैक्टर जिसकी वजह से न्यू प्रोविंसेस की डिमांड हो रही है वो है सोशो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। सोशो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस जिसका क्लासिकल एग्जांपल क्या है कि पाकिस्तान के कुछ सिटीज में डेवलपमेंट ज्यादा हो रही है, वहां पे पैसा ज्यादा लगाया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल लाहौर, लाहौर का क्लासिकल एग्जांपल है ना। हर गवर्नमेंट का फोकस लाहौर पे होता है, लाहौर की डेवलपमेंट पे होता है। हाँ जी, लाहौर को हम पेरिस बना देंगे। बाकी साउथ पंजाब की जो डेवलपमेंट है उसको इग्नोर किया जाता है। साउथ पंजाब की डेवलपमेंट को इग्नोर किया जाता है, लाहौर पे ही पैसा लगता है। जो रिमोट एरियाज हैं वहां आज तक बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज भी अवेलेबल नहीं है। और सिंध में भी ऐसा ही है, सिंध में भी ऐसा ही है। लोग हायर एजुकेशन के लिए कहाँ जाते हैं, इंटीरियर सिंध से कराची जाते हैं, है ना। तो सेकंड जस्टिफिकेशन यही है। और थर्ड जस्टिफिकेशन क्या है, थर्ड जस्टिफिकेशन ये है कि जो डेमोग्राफिक डिवीजन है, डेमोग्राफिक डिवीजन डिवीजन इज अनदर स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन फॉर न्यू प्रोविंस। अगर आप पंजाब की पॉपुलेशन देखें, इट इज अराउंड 58% ऑफ एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। 58% ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। इतनी ह्यूज पॉपुलेशन को एक चीफ मिनिस्टर कैसे हैंडल करे, इट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क आल्सो। और मजे की बात है जिससे आप अफेक्ट भी हुए होंगे, पंजाब का सेक्रेटरीट कहां पे है, पंजाब का सेक्रेटरीट कहां है, किस सिटी में है? पंजाब का सेक्रेटरीट कहां है? लाहौर में। तो अगर किसी साउथ पंजाब वाले को काम होगा पंजाब सेक्रेटरीट में, हर किसी का काम पड़ता है सेक्रेटरीट में, काम पड़ता ही है, चाहे वो किसी भी प्रोविंस से क्यों ना हो। तो कितने किलोमीटर ट्रेवल करके आना पड़ेगा एक छोटे से काम करने के लिए, एक छोटे से काम के लिए कितने किलोमीटर आपको ट्रेवल करके जाना पड़ेगा एक छोटे से काम के लिए? जी, उससे भी ज्यादा। इसी तरह से सिंध का सेक्रेटरीट कहाँ है, कराची है। ठीक है, कराची है। तो अगर फॉर एग्जांपल इंटीरियर सिंध वाले को अगर जाना है कराची तो 300-400 किलोमीटर तो 300-400 किलोमीटर तो ट्रेवल करके ही जाना होगा, है ना, एक छोटे से काम के लिए। ओके, तो ग्रीवेंसेस कहां से एड्रेस होंगी, जो रिमोट एरियाज हैं उनकी ग्रीवेंसेस कहां से एड्रेस होंगी, जब आपका सेक्रेटरी 500 किलोमीटर 400 किलोमीटर दूर हो, छोटे से काम के लिए भी लोगों को जाना पड़ेगा वहां पे। अगर प्रोमिसेस बन जाते हैं, डिवीजन बन जाती है, तो सेक्रेटरी करीब पड़ेगा, रिमोट एरियाज वहां पे डेवलपमेंट भी होगी। दैट इज द डेमोग्राफिक डिवीजन। ठीक है, हाँ जी, कसवर में वही बात कर रहा हूं मैं।
हाँ जी बिल्कुल हुसैन, यही बात कर रहा हूं मैं। दैट इज जस्टिफिकेशन। थर्ड जस्टिफिकेशन इसी पे ही है। ठीक है, थर्ड जस्टिफिकेशन इसी पे ही है। ओके, अब जस्टिफिकेशन हो गई, प्रॉस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस देखते हैं। जस्टिफिकेशन समझ आई आप लोगों को? जस्टिफिकेशन समझ आई? इसका काउंटर देखते हैं। काउंटर देख करते हैं, जस्टिफिकेशन को काउंटर भी करते हैं। दोनों साइड्स आपको पता होनी चाहिए ना, ताकि पार्शियल व्यू नहीं बने, ताकि पार्शलाइजेशन ना हो, पार्शियल व्यू ना बने। दोनों साइड्स को देखते हैं, प्रॉस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस पे। फर्स्ट जस्टिफिकेशन अफसार रिपीट कर दूं, फर्स्ट जस्टिफिकेशन ये है कि पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए, और एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए हमें न्यू प्रोविंसेस चाहिए। क्योंकि अगर हम पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे तो जो रीजनल पार्टीज हैं वो नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट कर सकेंगी, और इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे तो प्रोविंस की जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी, सिचुएशन इंप्रूव होगी। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे तो उससे गुड गवर्नेंस होगी। ये है जस्टिफिकेशन अफसा। ठीक है, अब समझ आया? ओके, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। पहला चैलेंज क्या है? अमेंडमेंट चाहिए। न्यू प्रोविंस क्रिएशन के लिए ये कोई इतना इजी टास्क नहीं है आप जितना समझ रहे हैं। उसके लिए यू नीड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया कि आर्टिकल 239, आर्टिकल 239 इससे डील करता है, चेंजिंग द स्टेटस ऑफ एनी प्रोविंस। आर्टिकल 239 कहता है कि किसी भी प्रोविंस की स्टेटस चेंज करने के लिए उस प्रोविंस की असेंबली का अप्रूवल मस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, पंजाब में अगर न्यू प्रोविंस बनाने हैं तो पंजाब असेंबली का अप्रूवल मैंडेटरी है। फिर नेशनल असेंबली में, सेनेट में यू नीड 2/3 मेजॉरिटी, फिर ही जाके कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगी फेवर में, फिर ही जाके कोई न्यू प्रोविंस बन सकता है या स्टेटस चेंज हो सकती है। अदरवाइज ये टास्क डिफिकल्ट है। प्रोविंस की अमेंडमेंट, प्रोविंस के लिए प्रोविंशियल असेंबली की भी अप्रूवल चाहिए ना मरियम रहमान, प्रोविंशियल असेंबली का भी अप्रूवल चाहिए। ये यहाँ पे गेम है। 27th अमेंडमेंट वाली बात नहीं है कि जस्ट सेनेट एंड उसमें आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। यहाँ पे प्रोविंशियल असेंबली का अप्रूवल जरूरी है। ठीक है, फिर आता है कॉन्फ्लिक्ट ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस। कॉन्फ्लिक्ट ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस। न्यू प्रोविंसेस की डिमांड का मेन रीजन क्या है? ठीक है ना, यही है ना कि देयर इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेवलपमेंट फंड्स बिटवीन मेट्रोपॉलिटन सिटी या बिग सिटीज एंड रिमोट एरियाज। के मेट्रोपॉलिटन सिटीज या बिग सिटीज में फंड्स ज्यादा स्पेंड होते हैं, रिमोट एरियाज में फंड्स यूज नहीं होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लाहौर वर्सेस साउथ पंजाब, कराची वर्सेस इंटीरियर सिंध। Now, to take a decision about the new province, to take a decision about a new province, गवर्नमेंट के पास कोई कंप्रिहेंसिव सॉल्यूशन होना चाहिए। कोई कंप्रिहेंसिव सॉल्यूशन होना चाहिए अगर न्यू प्रोविंस बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, आप पंजाब को फॉर एग्जाम्पल आप पंजाब को डिवाइड कर लें। हमने डिवाइड कर लिया, साउथ पंजाब को अलग से हमने प्रोविंस बना दिया, साउथ पंजाब को अलग से प्रोविंस बना दिया। तो जो साउथ पंजाब का कैपिटल होगा, सारा डेवलपमेंट फंड वहां यूज होगा। अगेन वही बात, वही रिपीटेशन होगी। जो साउथ पंजाब का कैपिटल होगा, जितना में डेवलपमेंट फंड होगा वो वही यूज होगा। रिमोट एरियाज वैसी की वैसी होंगी। तो मसला तो हल नहीं हुआ ना। असल मसला रिमोट एरियाज का है ना। तो रिमोट एरियाज का मसला वही वही का ही। तो न्यू प्रोविंस बनाने का फायदा क्या? ठीक है, न्यू प्रोविंस बनाने का फायदा ही नहीं हुआ कोई। अगर आपका यही एम है कि आपने कैपिटल पे वहां पे ही आपने फंड्स लगाने हैं, तो रिमोट एरियाज तो वही की वही रहेंगी। इसीलिए फेडरल गवर्नमेंट के पास कंप्रिहेंसिव सोल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट ओवर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज जिसे आप कहते हो, मसला तो हल नहीं हुआ ना।
उसके बाद है एथनिसिटी। आते हैं नमरा, आते हैं, इस पे भी आते हैं सुनने। पहले जो अभी बात कर रहा हूं उस पे सुनने। इतने क्यों बेचैन हो रहे हैं आप लोग? उस पे भी आता हूं मैं, लोकल गवर्नमेंट पे भी आता हूं, सब्र। फिर है एथनिसिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। अगर न्यू प्रोविंसेस एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पर नहीं बल्कि एथनिसिटी पे और लैंग्वेज की बेसिस पर बनाए जाते हैं तो उससे एथनिक मूवमेंट जनरेट होंगी। जैसे पीटीएम, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, मंजूर पश्तीन वाली, सुना है ना नाम इसका आपने? मंजूर पश्तीन वाली एथनिक मूवमेंट, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, दैट इज मंजूर पश्तून, लेड बाय द मंजूर पश्तून, पश्तीन, बल्कि मंजूर पश्तीन, सॉरी। जिससे इथनिक इथनिक मूवमेंट जनरेट होंगी। लोग पता है पाकिस्तान में अपनी इतनी सी से ज्यादा लॉयल हैं, चाहे वो सिंध से हो, चाहे वो केपी से हो, चाहे वो पंजाब से हो, कंपेयर टू द लॉयल्टी टू द पाकिस्तान। ये बात सच है, चाहे कड़वी लगे किसी को, ये बात सच है। लोग ज्यादा अपनी इथनिसिटी से ज्यादा लॉयल होते हैं, रादर देन लॉयल टू द पाकिस्तान। ठीक है। जिसके एडवर्स इम्पैक्ट्स आते हैं किस पे? नेशनल इंटीग्रेशन पे। सीधे सीधे इम्पैक्ट्स आते हैं आपके नेशनल इंटीग्रेशन पे। अगर एथनिक बेसिस पे या लैंग्वेज बेसिस पे आप प्रोविंसेस बनाते हैं, ठीक है। हाँ जी, इंक्लूडिंग सब में, सबकी बात की मैंने मरियम, किसी को अक्यूज नहीं किया मैंने, ओवरऑल ही बात की, मतलब सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान सबको मिला के मैंने कहा कि लोग अपनी इथनिसिटी से ज्यादा लॉयल हैं, रादर देन लॉयलिटी टू द पाकिस्तान। जिसके एडवर्स इम्पैक्ट आते हैं किस पे? नेशनल इंटीग्रेशन पे। अगर आप प्रोविंसेस बनाते हो इथनिसिटी पे और लैंग्वेज पे। फिर है काउंटर आर्ग्यूमेंट, द लास्ट, लोकल गवर्नमेंट वाला। थोड़ा सब्र रखा करो, हर आर्ग्यूमेंट आपका आएगा। अपोनेंट्स कहते हैं रादर देन क्रिएटिंग न्यू प्रोविंसेस यू कैन स्ट्रेंथन लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं solution to address the grievances of deprived and underdeveloped sections of society lies in effective implementation and empowering of local governments rather than creating additional provinces. Meaning, पाकिस्तान में लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रांग होना चाहिए रादर देन मेकिंग या क्रिएटिंग एडिशनल प्रोविंसेस। अब यहां पे ना ये आर्ग्यूमेंट क्यों किया जाता है मैं आपको बताता हूं। जो इलेक्शन ईयर होता है ना, इलेक्शन ईयर पाकिस्तान में पहले तो पावर जो है ना वो लोकल गवर्नमेंट तक नहीं जाता, डिवॉल्व नहीं होता। फेडरल गवर्नमेंट से पावर आता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट तक, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट तक नहीं देती। ठीक है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास होता है। अब इलेक्शन ईयर में क्या होता है कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, जहां पे उनको सपोर्ट इतनी नहीं है, जहां पे उनका वोट बैंक नहीं है, वहां पे क्या करते हैं? हॉस्पिटल बना दिया, ठीक है, वहां पे हॉस्पिटल बना दी या स्कूल बना दिया, या वहां के उस एरिया में 10-15 जॉब दे दी, और बाकी लोगों को कहा कि आपको जब हम नई गवर्नमेंट बनेगी हमारी, आप हमें वोट देंगे तो आपको भी जॉब दे देंगे हम। तो बाय वोट्स, इसे कहते हैं इनडायरेक्ट रिगिंग, इसे कहते हैं इनडायरेक्ट रिगिंग। ठीक है, क्या हुआ, क्या मसला है? कोई स्क्रीन स्टक नहीं है। इसे क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट रिगिंग कहते हैं। पाकिस्तान में ऐसा होता है, आपने कंस्टिट्यूएंसी देखी होंगी जहां पे वोट बैंक नहीं पड़ता, मतलब नहीं होता इतना वोट, तो वहां पे बना दी, सड़कें बना दी, या हॉस्पिटल बना दिया, वहां पे यूनिवर्सिटी अनाउंस कर दी, ठीक है, या
वहां पे जॉब्स दे दी, 4-5 जॉब्स या 10-15 जॉब्स देके उनको उनको कहेंगे कि चलें आप नेक्स्ट गवर्नमेंट में हम प्रॉमिस करते हैं कि आप सबको जॉब्स मिलेंगी, आप हमें बस क्या करें, हमें ये वोट दे दें। इसे कहते हैं इनडायरेक्ट रिगिंग। सो काउंटर आर्ग्यूमेंट हाँ जी बिल्कुल, साउथ पंजाब में इंटीरियर में वैसे ही होता है कसवर, इंटीरियर में वैसे ही होता है, सिंध में वैसे ही होता है। सो काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि आप न्यू प्रोविंसेस बनाने से कुछ पे हल नहीं होगा। इससे अच्छा ये है कि आप लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को आप ठीक करें। ठीक है, उससे ही सोशो इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस हैं जो लोगों की, वो दूर होंगी। सो फॉर सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक प्रोसेस इन पाकिस्तान, पावर नीड्स टू बी डिवॉल्व टू द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, ताकि लोकल लेवल पर डेवलपमेंट हो, ताकि लोकल लेवल पे डेवलपमेंट हो। अब सारे बताओ मुझे, ऑल ऑफ यू, कि पाकिस्तान में न्यू प्रोविंसेस बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए। मैंने मॉडल्स में पढ़ा दिए, मैंने आपको इसके फेवर में आर्ग्यूमेंट्स में बता दिए, मैंने आपको इसके काउंटर आर्ग्यूमेंट्स में बता दिए। नाउ टेल मी कि न्यू प्रोविंसेस बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए। एवरीवन इन द क्लास काइंडली पार्टिसिपेट। मैंने दोनों साइड आपको बताए हैं कि बनाने चाहिए एडिशनल प्रोविंसेस या नहीं बनाने चाहिए एडिशनल प्रोविंसेस। आपने मॉडल्स में पढ़े हुए। जी जी, एक साइड तो लेनी ही पड़ेगी हादिया अहमद, एक साइड तो लेनी पड़ेगी आपको। और मजे की बात, सब सुन लो, इसके नोट्स मैं आपको दे दूंगा। सब सुन लो, इसके नोट्स आपको सेशन में मिल जाएंगे। जो भी कंटेंट लिखा हुआ है ना, ये नोट्स में आपको मिलेगा। और किसी भी स्टूडेंट को एनरोलमेंट करवानी हो तो वो मैम सादिया से कांटेक्ट कर सकता है। अगर मैम सादिया या सर शरियार से कर सकता है, या मेरे से भी कर सकते हैं कांटेक्ट। इसके नोट्स में आपको दे दूंगा। ठीक है, इसके नोट्स में आपको दे दूंगा, इसके नोट्स में आपको दे दूंगा। मतलब जो एनरोल होंगे, आपका इसी तरह से सेशन चलेगा, इसकी एवोल्यूशंस भी होंगी। ठीक है, इसकी एवोल्यूशंस भी आपकी थ्रू आउट इसी तरह से होंगी। सुन लो, मैं कुछ ऐसे के बारे में भी बताने लगा हूं, मैं कुछ ऐसे राइटिंग के बारे में भी मैं बताने लगा हूं मैं। ठीक है, मैं कुछ ऐसे राइटिंग के बारे में बताऊंगा मैं आपको। ओके। हाँ जी, लोकल गवर्नमेंट रक्षा स्ट्रेंथन होनी चाहिए। तो आपका सेशन इसी तरह से आपका चलेगा। मंडे मंडे तो थर्सडे आपकी क्लास होगी। ठीक है, मंडे टू आईआर पे हफ्सा में रखूंगा, ये वर्कशॉप रखूंगा, दो दो वर्कशॉप रखूंगा। ठीक है, दो वर्कशॉप रखूंगा आईआर पे, और जेंडर पे भी। जेंडर पे वर्कशॉप रखूंगा मैं, आईआर पे भी वर्कशॉप, वो फ्री होंगे आपकी 10 जनवरी के बाद। ओके। तो जिसने एनरोलमेंट करवानी है तो वो आप एनरोल कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल, मैं खुद ही यूट्यूब हूँ। ठीक है, इसकी फीस क्या होगी, मैं अपना नंबर दे देता हूँ सबको, किसी को भी इशू हो तो वो मेरे से भी कांटेक्ट कर सकता है। चैट में मैंने नंबर पोस्ट कर दिया है। और कुछ मुझे ऐसे का बताना है मैंने आपको, तार नोट्स मिल जाएंगे, क्या स्लाइड्स दे दूं आपको। मैंने चैट में नंबर पोस्ट कर दिया है। किसी को भी इशू हो रिगार्डिंग सेशन, कुछ भी पूछना हो तो मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप मैम साजा से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, सर शरियार से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अब सबसे पहले मुझे फीडबैक दो इस सेशन का, फिर मैं कुछ ऐसे के बारे में आपको बताऊंगा मैं आपको। ठीक है। सबसे पहले आप मुझे फीडबैक दो, आपका सेशन किस तरह से लगा, जितने भी हैं। फिर मैं ऐसे के बारे में एक दो टॉपिक्स बताऊंगा, उसको प्रैक्टिस करो आप उसको।
प्रैक्टिस करो आप, मैं बताऊंगा 2 टॉपिक्स 3 टॉपिक्स बताऊंगा मैं आपको एज यूजल। सबसे पहले फीडबैक दो आपको आज की क्लास किस तरह से लगी। ठीक है, जितने भी जितने भी हैं स्टूडेंट्स, आपको क्लास किस तरह से लगी। ऑल ऑफ यू आई नीड ऑनेस्ट फीडबैक। इससे हमारा भी इस्तेलाह होता है। जितने भी हैं फीडबैक दे दे मुझे। कुछ 2 3 टॉपिक्स ऐसे के बताऊंगा, वो आपके लिए वो है, ट्रीट है, समझो इसको प्रैक्टिस करना आप। सबसे पहले फीडबैक दे दें जितने भी हैं, 134 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, 134 स्टूडेंट्स हैं। ऑल ऑफ यू काइंडली आई नीड फीडबैक। तो फिर बात करते हैं कुछ ऐसे पे भी। ओके, ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू जल्दी से। ऑल ऑफ यू साइड, ये आप सोचे ना, पहले फीडबैक दे दें फिर बात करते हैं। ऑल ऑफ यू, बाकी इनरोलमेंट किसी ने करवानी हो तो मैम सादिया से भी कांटेक्ट कर सकता है, मेरे से भी। मैंने भी आपको अपना नंबर दे दिया है, तो आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये सेशन जो है ना वो मिस मत करना, ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं आपको। इट विल हेल्प यू, इट विल हेल्प यू इन एसे राइटिंग। और ये अभी सिंध का पीएमएस हुआ है ना, उनसे पूछें। और जो इसकी एवेल्यूएशंस होंगी, जो टाइम बाउंड टेस्ट होती है ना, टाइम बाउंड जो टेस्ट होती है ना आपकी, जो टाइम बाउंड, उसमें आपको पता लग जाता है कि आप स्टैंड कहाँ करते हैं। ठीक है, आपको पता लग जाता है। रिकॉर्डिंग शेयर होंगी मैम, बिल्कुल। 40 टॉपिक्स होंगे आपकी, 40 टॉपिक्स। इसकी जो एवेल्यूएशंस होंगी आपको लग पता चल जाएगा कि आप स्टैंड कहाँ करते हैं। और वो एवेल्यूएशंस जो सीएपीए में आपको हेल्प नहीं करती। ये प्योरली जितना ये सेक्शन है ना आपका, डायरेक्टली ऐसे से डील करता है रिगार्डिंग राइटिंग्स, रिगार्डिंग आर्ग्यूमेंट्स। तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि ये जरूर लेना, मिस मत करना। ये आपको अगर कोई प्लान कर रहा है नेक्स्ट सीएसएस का, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। या पीएमएस अभी आपका होने लगा है ना, पीएमएस भी आपका होने लगा है, तो पीएमएस में भी आपको ये हेल्प करेगा। ओके, ये आपको पीएमएस में भी हेल्प करेगा। डोंट मिस इट। 40 टॉपिक्स टारगेट तो मेरा है, 40 40 हो टारगेट मेरा, 40 है। लेकिन ये टॉपिक्स, एक चीज समझो, मैं हमेशा कहता हूँ, टॉपिक्स मैं आपको दे दूंगा, वो मसला नहीं है। अगेन आप वो चीज नहीं पकड़ रहे हैं, वो फेल्यूर वाला रास्ता पकड़ रहे हैं। टॉपिक्स का मसला नहीं है, वो मैं करवा दूंगा, मैं दे दूंगा आपको। असल जो चीज है ना वो है राइटिंग। समझो जो मैं कह रहा हूं वो, बार बार मैं यही चीज कहता हूँ, राइटिंग। जब तक आपको ये चीज नहीं आती ना, आप ना सीएसएस कर सकते हो ना पीएमएस। ये कोई, मैं आपको डरा नहीं रहा। ठीक है, डर नहीं बेचता मैं, ऑनेस्टली। अगर ये चीज नहीं आती ना, कोई मस्त, ये जो टॉपिक्स हैं, बेशक स्कॉलर बन जाओ,
फिंगर टिप्स पे याद हो, जब तक वो प्रेजेंट ही नहीं करना आए पेपर में, फायदा क्या। मेरा फोकस इस पे होता है, ये मैं दे देता हूँ, पढ़ा देता हूँ, रिकॉर्डिंग्स होती है। ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं होते, रिकॉर्डिंग मतलब होती है यार क्लास की, दे ही देता हूँ मैं। ठीक है, कोई भी टॉपिक मिस नहीं होता। अभी भी लास्ट सेशन एंड हुआ है कल, बताया ना मैंने, उनको सब पढ़ाया, पूछे इनसे, अभी है क्लास में हूँ। जब तक लिखना नहीं आता ना, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर। ठीक है, कहीं नहीं जा रहे हैं आप, इधर ही होंगे, नेक्स्ट ईयर भी यहीं पे होंगे, उससे नेक्स्ट ईयर भी यहीं पे होंगे। तो आपकी टाइम बाउंड टेस्ट होती है, टाइम बाउंड। संडे को आपको 2 घंटे मिलेंगे, 2 घंटे में आपने असाइनमेंट करनी है। उससे क्या होता है कि आपकी पेपर की प्रैक्टिस होती है, पेपर की। और फर्स्ट पेपर ही आपका ऐसे है, हाथ कांप जाएंगे। और यही जब मैं आपको टाइम बाउंड टेस्ट दूंगा ना, उसी में भी आपके हाथ कांपेंगे। पहली टेस्ट में सारे फेल होंगे, दूसरे में भी होंगे, वो तो पता है मुझे, तीसरे में भी फेल होंगे। ठीक है, पता है मुझे, लेकिन प्रैक्टिस होगी आपकी, आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, ये चीज ध्यान से समझें। और जब आप सीएसएस में बैठेंगे, दुआएं देंगे आपको। रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं होते, क्लास होती है शोएब डेली, लेकिन उस क्लास की रिकॉर्डिंग होती है। लेकिन वो 24 आवर्स के तक ही अवेलेबल होती है, उसके बाद वो रिमूव हो जाती है। लेक्चर रोज होगा। ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं भेजता मैं, क्लास रोज होती है, मंडे टू थर्सडे। लेकिन अगर किसी को मिस हो जाती है कि वो क्लास, तो वो रिकॉर्डिंग उसको सुन सकता है। लेक्चर रोज ही होगा, और हर संडे को आपकी असाइनमेंट होगी। ठीक है, समझ रहे हैं, क्लियरिटी है। तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड, ये मिस मत करना। कोई मसला नहीं है, इसकी फीस नहीं है इसकी। एवेल्यूएशन की कितनी पे की है आपने अकेडमी पे? अभी आज ओरिएंटेशन क्लास थी, फर्स्ट फर्स्ट ओरिएंटेशन क्लास है शोहेब। ये ओरिएंटेशन क्लास है, इसकी पहली ओरिएंटेशन क्लास है। ओके, तो आप सर शरियार से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे से भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने नंबर चैट में दे दिया है, अगेन कहेंगे तो। ठीक है, अब आप सुने, ऐसे का मैं आपको बता देता हूं, एक ऐसे आप प्रैक्टिस कर लेना, जो कि कल का टॉपिक भी है। ठीक है, जो कि कल का टॉपिक भी है। वो कौन सा टॉपिक है? हाइड्रोपॉलिटिक्स एंड वाटर वेपनाइजेशन इन साउथ एशिया। हाइड्रोपॉलिटिक्स एंड वाटर वेपनाइजेशन इन साउथ एशिया, द फर्स्ट टॉपिक। ये कल मैं पढ़ाऊंगा आपको, ऐसे जैसे कल मैं पढ़ाऊंगा, मैं सोच रहा हूँ इस पे सेकेंड ओरिएंटेशन क्लास इस पे रखूं, या ओरिएंटेशन नहीं, रेगुलर क्लास में पढ़ा दूं। सेकेंड है टॉपिक आपका, सेकेंड आपका सर ने भी पढ़ाया होगा आपको, सर शरियार ने भी, मैं भी बता देता हूँ आपको। टेररिज्म, नहीं नहीं, अभी पढ़ाऊंगा मैं आपको अभी। ठीक है, अभी पढ़ाऊंगा मैं। ओके, टेररिज्म। नो, कल जो है वो पेड क्लास होगी, इतने फ्री में टॉपिक नहीं पढ़ाने, 1 मंथ का सेशन है। टेररिज्म इज कॉलोनियल प्रोडक्ट, बेसिकली इट इज टॉकिंग अबाउट दी कॉलोनियल लेगेसी। कॉलोनियल लेगेसी की बात हो रही है, जिन जिन रीजन को कॉलोनाइज किया गया, वहां पे टेररिज्म जो है वो उसकी बर्थ हुई है, टेररिज्म स्टार्ट हुई है। जैसे साउथ एशिया है, आप देखिए, मिडिल ईस्ट देखिए। ओके, टेररिज्म इज कॉलोनियल प्रोडक्ट। इनको अच्छे से पढ़ के जाना, थैंक्स मी लेटर। ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, हसनैन, बिल्कुल। ठीक है। क्यों बताऊं मैं डॉक्टर नूर,
बस मैंने टॉपिक बता दी ना, क्लाइमेट चेंज। हाँ जी, पिज्जा बाद में मुझे खिलाएं। ठीक है। तो आप जो है वो सेशन के लिए मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैम सागर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं नंबर अगेन मैं आपको यहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ, कोई भी मसला हो। लेकिन कल जो है वो मैं हाइड्रोपॉलिटिक्स पे पढ़ाऊंगा, हाइड्रोपॉलिटिक्स एंड वाटर वेपनाइजेशन इन साउथ एशिया। कल इस पे लेक्चर है, कल इस पे लेक्चर है। कोई इसकी इतनी फीस नहीं है, मैं नंबर मैंने पोस्ट कर दिया है। ठीक है, आप चैट बॉक्स से वो नंबर ले सकते हैं। ओके, कोई इसकी इतनी फीस नहीं रखी। आप सीएपीए में कंबाइन पढ़ाता हूँ, कंबाइन अकेडमी में इनको अलग अलग लिखा जाता है, अलग अलग इसको रखा जाता है। आप सीए की जो है वो अलग से आप फीस देते हो, पीए की अलग देते हो, एवेल्यूशन की अलग देते हो, नोट्स की अलग देते हो। इसी तरह से अकेडमीज में होता है, आपकी मार्केटिंग होती है वहां पे। ओके, तो लेकिन यहाँ पे ये मैं कंबाइन पढ़ाता हूँ, इसके नोट्स भी नहीं देता हूँ, एवेल्यूशन भी आप इसी में ही है, सब कुछ इसमें ही है। क्योंकि आप पे करते हैं, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई हैव टू मेक श्योर कि आपको हर चीज प्रोवाइड की जाए, आपकी एवेल्यूशन भी की जाए। और एवेल्यूशन देखेंगे तो लग पता चल जाएगा आपको। तोबा करेंगे आप लोग कि माफ कर दें सर हमें। ठीक है, कोई और क्वेश्चन? किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछें जल्दी से। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछें, बताओ। कोई क्वेश्चन नहीं है? थर्ड टॉपिक मैंने बताई नहीं है उजाला, दो टॉपिक्स बताएं। क्लाइमेट चेंज पे मैं पढ़ाऊंगा सेशन में, क्लाइमेट चेंज पे सेशन में पढ़ाऊंगा मैं आपको डिटेल में, बहुत ज्यादा डिटेल में। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में मैं आपको क्लाइमेट चेंज पे पढ़ाऊंगा। और अराउंड 3 नोट्स इसके मिलेंगे आपको। ओके, मुझे नहीं पता इतनी पे, एजुकेशन पे आई डोंट नो, दो बताएं काफी हैं, बस 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 बस। बाकी सेशन पे। ओके, चलें, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।